नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। कल देर रात तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 27 अगस्त है नामांकन भरने की अंतिम तारीख। सिंगापुर में दूसरे राउंड का भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। केंद्र के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी। बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल, पूछा हिमाचल कर्नाटक में अब तक लागू क्यों नहीं की ओल्ड पेंशन स्कीम। राहुल गांधी की खामोशी पर भी तंज। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश में सीबीआई। अमेरिकी नेतृत्व वाले सीजफायर के लिए इजरायल की नई शर्तों को हमास ने किया खारिज। अगले सप्ताह के अंत में काहिरा में फिर से शुरू होगी वार्ता। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। देश भर के मंदिरों में हो रही है विशेष आरती। और आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। सबसे पहले बात कर लेते हैं आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो चुकी हैं। 2014 के बाद हो रहे चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने इस बार जीत के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। कल रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई। बैठक में जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। दरअसल कल 27 तारीख को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी ने देवसर से पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट, डोडा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, भद्रवाह से पूर्व जम्मू कश्मीर एडवोकेट जनरल मोहम्मद असलम गोनी, लोलाब से मुनीर अहमद मीर और डूरू से डीडीसी सदस्य सलीम फारे को मैदान में उतारा है। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 7 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी और राजपुरा से मुदस्सिर हासन आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने देवसार से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शफाकत मीर, डोडा से महराज दिन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शाफी मट्टो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को प्रत्याशी बनाया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर उनके घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी का घोषणा पत्र उनकी पार्टी के घोषणा पत्र के समान ही है, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 लाख नौकरियां और बंद सड़कों को फिर से खोलने की जैसी बातें शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से अपील की कि जब हमारे और आपके एजेंडा में कोई अंतर नहीं तो पीडीपी को अपने उम्मीदवारों को चुनाव से हटा देना चाहिए। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा, वो उनके मंशूर में है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर में दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भाग लेंगे। अपनी इस राजकीय यात्रा के दौरान मंत्रीगण सिंगापुर के अपने समकक्षों और नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में टेमासेक होल्डिंग्स, ओमर्स और कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख वैश्विक व्यापारिक गणों के साथ बातचीत की। इन चर्चाओं में एसएमई क्षेत्र, डीकार्बनाइजेशन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भविष्य के कौशल विकास और सतत शिक्षा की दिशा में नवाचार की संभावनाओं की जांच की। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा 3 दिवसीय दौरे पर देर रात भारत पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। मौरो विएरा दिल्ली में होने वाली भारत ब्राजील 9वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस पर हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने इस फैसले की घोषणा की। यह निर्णय सरकार के वित्त विभाग के तहत लागू किया जाएगा। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के साथ ही देश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस की खामोशी पर तंज किया। बीजेपी ने हिमाचल और कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस से सवाल किया। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। यूपीएस के तहत कर्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50% की सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना की वजह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीरियल आर्टिस्ट फोरम से जुड़े लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जेल में आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। सीबीआई ने शनिवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजीएम कोर्ट को सौंप दी है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर की तलाशी भी ली गई। इसी के साथ सीबीआई ने 15 ठिकानों को खंगाला है। कोर्ट ने जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को पेश किया जाना है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस पर जोर देते हुए सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होने की भी बात कही। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उच्च न्यायालय की एक स्मारिका और संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 21वीं सदी के भारत और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सरल, सुलभ और स्पष्ट होना चाहिए। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। पीएम मोदी ने न्याय व्यवस्था में डिजिटलीकरण और तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल को लेकर भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसी सभी पहलों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। देश के 18,000 कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। 3,000 से ज्यादा अदालतें और 1,200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जुड़ चुकी हैं। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचे तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है। लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को एक विशेष कवर स्टैंप भी भेंट किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। जोधपुर से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा तीसरे दिन कल बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। प्रदेश के 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा को लेकर कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। तीसरे दिन 6,78,767 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 185 अभ्यर्थियों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया। परीक्षा के तीसरे दिन पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज किए और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों
पालियों में 70.67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 3 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आई महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ शासन ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूछताछ में नक्सलियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने विस्फोटक सामग्री रखी थी। फिलहाल अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ कृष्ण नाम की गूंज है। मंदिरों में भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे खोले गए और आरती की गई। भाव विभोर भक्तों ने नृत्य कर कन्हैया के जन्म गीत गाए और पूजन अर्चन किया। मुंबई के चौपाटी इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर भी कन्हैया के रंग में रंगा नजर आया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, द्वारका में स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। और देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जन्माष्टमी के खास पर्व को लेकर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा एक ऐसा नाम जो समस्त संसार को संपूर्णता प्रदान करता है, जो कि मानव जीवन का आधार है। ऐसे ही हमारे श्री कृष्णा लल्ला का आज जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए जन्म लिया। 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। षोडशो उपकार से उनकी पूजा की जाती है। पंचामृत इत्यादि से हम लोग सभी ब्राह्मण मिलकर के और मंत्रों से पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण का बोलबाला है और उसके भक्त भी हैं। हर प्रकार से उसको जपने वाले हैं, चाहे वो देशी हों विदेश हों, और उनको जिस भाव से पूजो उस भाव में प्रकट होते हैं। वैसे तो कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में हमेशा ही रंग बरसता है, लेकिन अगर बात कृष्ण के जन्मोत्सव की हो तो आज के दिन मथुरा में अलग ही छटा दिखाई देती है। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की दही हांडी फोड़ने के जैसे विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भक्तगण पूरा दिन सुबह से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और उनकी लीलाओं को याद करके गुणगान करते हैं। 3-4 दिन से काफ़ी जोश है सभी में। तैयारियां तो 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई थी। बाकी सुबह से तो माहौल दूसरा हो ही जाता है। दिन में जो है दुग्ध आरती हुई है भगवान श्री कृष्ण की, और रात 12 बजे जो है जन्मोत्सव होगा। तो कारागार के ताले खुल गए हैं और भगवान कृष्ण जी सामने आएंगे। भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। हमने तो सभी तैयारियां कर ली हैं लल्ला के जन्मदिन की। अब आपके आने की देर है। आज के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय उनका विशेष अभिषेक करते हैं। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं। तुलसी, माखन, मिश्री और मेवा का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल जैसे जयकारे मंदिर और घरों में गूंजने लगते हैं। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण ही हैं जो हमारी सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को पल में दूर कर देते हैं। तो
आप भी जाइए श्री कृष्ण की शरण में और जाकर अपने सभी दुख परेशानियां उनके चरणों में सौंप दीजिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेश में रह रहे भारतीयों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आनंद का ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा और ज्ञान का शाश्वत स्रोत है। इस अवसर पर आइए हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लें। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती एक अनूठी और प्रसिद्ध रस्म है, जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी समुद्र तट पर किल द ईवल संदेश के साथ रेत पर मनोरम कलाकृति बनाकर देशवासियों को बधाई दी। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय और बीमार लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। दुनिया के लिए वे एक शांति दूत की तरह थी। हम बात कर रहे हैं ममता, करुणा, दया और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा की। आज उनकी जयंती है। देखिए उनके जीवन और सेवा भाव पर प्रकाश डालती हमारी खास रिपोर्ट। और मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। मदर टेरेसा का नाम लेते ही मन में दया के भाव जाग जाते हैं। उन्होंने दुनिया के बच्चों की सेवा अपने बच्चों की तरह की। जिंदगी भर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन मानवता की सेवा की मिसाल है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने 24 मई 1937 को नन बनने की प्रतिज्ञा ली और उन्हें मदर की उपाधि दी गई। इसके बाद वो पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हो गईं। 1947 में भारत पाक बंटवारे के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की। बंटवारे में परिवार से बिछड़ गए बच्चों को पनाह दी। उन्होंने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सभी के लिए प्रबंध किया। बाद में उन्होंने 6 महीने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग ली ताकि जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके। 1948 के दौरान उन्होंने भारत के स्लम क्षेत्रों में रहकर खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सेवा की। स्लम क्षेत्र में गंदगी के बीच रहना आसान नहीं था, लेकिन वहीं रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें $1,92,000 की धनराशि मिली, जिसे उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और चैरिटी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था निर्वस्त्र, भूखे, बेघर, विकलांग सहित अन्य बेसहारा लोगों का सहारा बनना। इस चैरिटी की स्थापना मात्र 13 लोगों के साथ की गई थी, लेकिन उनके निधन के वक्त यह संख्या 4000 के करीब थी। वर्तमान में 4000 से अधिक सिस्टर्स असहाय लोगों की सहायता कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।